चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। ये तीसरी वीडियो है इस चैप्टर की। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हड़प्पा संस्कृति में शासक होने के संकेत मिलते हैं? मतलब क्या हमें ऐसे प्रूफ मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे राजा हुआ करते थे? तो सबसे पहली चीज़ कि हाँ, हमें लगभग कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े भवन मिले हैं मोहनजोदड़ो में, जिससे हमें पता चलता है कि हो सकता है राजा वहाँ रहा करते थे। लेकिन हमें उन भवनों में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है जिसका इस्तेमाल हम कह सके कि राजा करते थे। कोई भव्य वस्तु, कोई अलग वस्तुएं नहीं मिली हैं हमें वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ आते हैं, पुरातत्वविदों ने एक पत्थर की मूर्ति जो है उन्हें काफ़ी यूनिक मिली है। अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें शो कर रखा है उस चीज़ को, जिसे वो पुरोहित राजा की संज्ञा देते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मेसोपोटामिया में पुरोहित राजा जो होते थे, वो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो पुरातत्वविद थे पहले ही उस बारे में जानते थे। तो वो बेसिकली दोनों सभ्यताओं में, हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता में पुरोहित राजा होते थे, वैसे ही सिंधु क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो सकता है होते हो। इसके साथ साथ हमें ईंटें, चबूतरे और शिल्पकारी के नमूने मिला हैं। विलासिता की वस्तुएं, जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो मिली हैं। समाधान की चीज़ों के बारे में पीछे ही बता चुकी हूँ आपको, कैसी उसकी प्रक्रिया होती थी। तो इन चीज़ों को देख के ऐसा लगता है इतिहासकारों को हमारे या पुरातत्वविदों को कि जो समाज था वो दो वर्गों में बटा हुआ था। एक उच्च वर्ग था, दूसरा निम्न वर्ग था। जैसे आज की डेट में भी हम अमीर और गरीब देखते ही हैं, और समाज में भिन्नता थी, ठीक है। इसके साथ साथ जो बड़े दुर्गों में स्नानागार मिले हैं, हमें ये तो पता चलता है कि उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें, अनुष्ठान वगैरह होते थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो अनुष्ठान करने वाले लोग थे ये राजा ही होते थे या राजनीतिक सत्ता से रिलेटेड होते थे, क्योंकि हो सकता है कि बड़े बड़े पुजारी होते थे जो बड़ी बड़ी पूजा या कुछ भी यज्ञ वगैरह करवा सकते थे। तो हमें अभी क्लियर नहीं है इस चीज़ के बारे में। और पुरातत्वविदों का मानना है कि जो हड़प्पाई समाज है वहाँ शासक नहीं थे। इसलिए सोचते हैं कि जो हमें जो बड़े बड़े दुर्ग मिले हैं, वो उन्हें ऐसा लगता था कि सब वहाँ पे समान है। लेकिन इसका हमें अपवाद देखने को मिलता है कि जो दुर्ग मिले हैं, हो सकता है कि वहाँ शासक दल रहते थे, इसीलिए कि राजा जो है ऊंचाई से अपने नगर को देख सके, और वो दुर्ग जो है ऊपर बनाए गए थे। और वहीं कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि यहाँ अनेक शासक हुआ करते थे, जैसे मोहनजोदड़ो का अलग शासक था, हड़प्पा का अलग शासक था। लेकिन हम इस बात पे भी पूरी तरीके से एग्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये सोचते हैं कि अलग अलग राजा थे, फिर भी यहाँ पे जो वस्तुएं मिली है उसमें इतनी समानता कैसे हो सकती है? क्लियर। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि कुछ पुरातत्वविदों का ये भी कहना है कि ये पूरा एक ही राजा हो सकता है कि कंट्रोल में रहा हो। अलग अलग स्थलों पर जो इसीलिए साक्ष्य पाए गए हैं वो एक जैसे थे, और ज़्यादातर जो बस्तियां बसाई गई थी वो ऐसी जगहों पे बसाई गई थी जो जहाँ पे कच्चे माल जो है आसपास ही मिल सकते हैं। तो हमें बेसिकली लास्ट जो एक तरीके से तर्क दिया गया है वो ज़्यादातर सही लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसे समुदाय, अगर एक ही समुदाय द्वारा जो है निर्णय लेना जो है बहुत मुश्किल है, और उस चीज़ को जो है एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना, जो लागू करना, वो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के समाप्त होने के लिए जो कारक उत्तरदायी है, जो कारण है, वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे पुरातत्वविदों के अनुसार? तो इसके लिए जो है सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं कि पुरातत्वविदों का मानना है कि जो जलवायु परिवर्तन है, हो सकता है उसकी वजह से जो है ये जो हड़प्पा संस्कृति थी वो एकदम से समाप्त हो गई। जलवायु परिवर्तन से मतलब है कि गर्मी से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाना, या सर्दी से एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाना, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये सभ्यता जो है ख़त्म हो गई। इसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने वनों की बहुत ज़्यादा कटाई की है, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया और इन लोगों को खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और इसके साथ साथ पुरातत्वविदों का मानना है, एक और तर्क देते हैं कि जो सिंधु नदी है वो जो एक तरीके से नदी के पास ही ये विकसित हुई थी सभ्यता, और जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो लोग जो थे वहाँ पे उस बाढ़ की वजह से जो है उन लोग जो है समाप्त हो गए, उनकी सभ्यता का अंत हो गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो सिंधु नदी है उसने अपना रास्ता बदल दिया गया हो सकता है, जिसकी वजह से पानी में कमी आई, इन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और इस सभ्यता का अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि जो ऐसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप जैसी चीज़ें हैं वो आई, जिसने इस पूरी जो सभ्यता है उसको एक साथ ही जो है ज़मीन में दफन कर दिया होगा। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भूमि का इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, उसकी उपजाऊ शक्ति जो है एकदम ख़त्म कर दी, बंजर हो गई भूमि, जिसकी वजह से ये नई जगहों पर गए जो है उस जगह को छोड़कर, और फिर आबादी ज़्यादा होने के कारण उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, खाद्यान्न की कमी हो गई और इन सब का
अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पुरातत्व जो विद होते हैं वो अतीत का जो पुनर्निर्माण है, अतीत की जो चीज़ें हैं उसको फिर से एक इमेजिनेशन करके दोबारा निर्मित करते हैं हमारे सामने, तो उन्हें कौन सी समस्याओं को, कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं कि ये ज़्यादातर जो है पुनर्निर्माण के लिए अभिलेख जो होते हैं, जो लिखित सामग्री हमारे पास होती है उसी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जब हम बहुत पुरानी सभ्यताओं की बात करते हैं तो ये अभिलेख जो है बेसिकली इतने विश्वसनीय नहीं रह जाते, क्योंकि बहुत हद तक ये डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। और ज़्यादातर जो सभ्यताओं के अभिलेख मिले हैं वो पढ़े भी नहीं जा चुके गए हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता आप अभी भी देख रहे हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में आप पिछले साल पढ़कर आए हो। इसके साथ नेक्स्ट आते हैं पुरातत्वविदों को जो अवशेष मिले हैं वो कई बार जो है बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि जो हम इस हड़प्पा संस्कृति थी उसमें शिल्पकारी, कृषि जैसी चीज़ें हुआ करती थी और सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलता है। लेकिन सबसे मुश्किल होता है उनके लिए धार्मिक विवरण देना, कि धर्म के अनुसार वो कौन से रीति रिवाज या परंपराओं को मानते थे। इसके साथ साथ पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान जो है मृण मूर्तियाँ, मतलब एक तरीके से जो मूर्तियाँ हैं वो मिली है पत्थरों की, और कई बार ये जो है असामान्य होती है। और इस चीज़ से ये जो है कुछ हद तक जो है ये सोचते हैं कि धार्मिक महत्व में, एक तरीके से रिलीजियस कामों में जो है इस्तेमाल की जाती होंगी। इसके साथ साथ इन्हें जो है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई एक नारी की भी एक ऐसी मृण मूर्ति या जो है मूर्ति मिली है जिसमें जो है उन्होंने शीश पे प्रसाद, मतलब एक मुकुट टाइप में जो है कुछ धारण कर रखा है। और इसके साथ साथ लोग, लेकिन जो पुरातत्वविद है उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है ये साधारण स्त्री हो जिसको आभूषणों से, गहनों से जो है बहुत ज़्यादा प्यार हो, या हो सकता है कि ये जो लोग थे ये इसे मातृ देवी की तरह जो है पूजा करते होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमें पुरुषों की भी मूर्तियाँ मिली है जो बहुत दुर्लभ पत्थर से बनाई गई है। हमें ये भी पता चलता है कि कुछ पुरुषों की जो मूर्तियाँ हैं वो नॉर्मली जो मानकीकृत अवस्था है, जो नॉर्मल हम पोजीशन में जो है फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लेते हैं, वैसे ही है कि एक हाथ घुटनों पर बैठा दिखाया गया है। पुरातत्वविदों का मानना है कि उस समय जो है अलग अलग प्रकार की मोहरें भी बनाई जाती थी। जैसे आप स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुकी हूँ मैं आप सबको कि कुछ मोहरों पे जो है प्रकृति के चित्र थे, कहीं जो है कृषि के चित्र थे, कुछ पे जो है पेड़ पौधे उत्कीर्ण किए गए थे, जो इस ओर इशारा भी करते हैं कि ये लोग हो सकता है कि जो प्रकृति की पूजा करते होंगे। और कुछ मोहरों पे हम कुछ खास जानवरों के भी चित्र देखते हैं, जिसमें एक सींग वाला जानवर, जिसे एक श्रृंगी भी कहा जाता है, जिसकी सिर्फ एक सींग होती है, उसको भी दिखाया गया है। तो हो सकता है ये उन्हीं जानवरों की जो एक तरीके से जो आकृतियां हैं मोहरों पे बनाते थे, जिनकी ये पूजा करते थे, ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। कुछ मोहरों पर जो है एक जो है पुरुष की आकृति दिखाई गई है, जो एक योगी की तरह बैठा हुआ है, एक तरीके से कहा जाता है पालथी मार के दोनों पैर जो फोल्ड करके बैठा हुआ है। ठीक है, जिसमें ये जो है ये भी कहा जाता है कि ये जो हिंदुओं के आदि एक तरीके से भगवान शिव जी, उनकी जो है आकृति है, जिसको उन्होंने जो है अपने मोहरों पे जो है चिन्हित किया है। इसके साथ साथ मोहरों पे कुछ जो है अनुष्ठान के दृश्य भी बनाए गए हैं, जिसमें लोग ये मानते हैं कि हो सकता है वो धार्मिक जो आस्थाएं थी, जो उनकी प्रथाएं थी, उसको उन्होंने जो है उस पर चित्रित किया है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पत्थरों का एक जो है लिंग के आकार में जो है वो भी देखने को मिलते हैं। लिंग के आकार का मेरा मतलब है कि आजकल शिवलिंग जैसे हम देखते हैं, उसी पत्थरों को जो है उसी आकार में जो है हमें पुरातत्वविदों को जो है खुदाई में मिले हैं। इसके साथ साथ विशाल स्नानागार भी मिले हैं, और कालीबंगा और लोथल में तो वेदियाँ तक मिली है। इसका मतलब है कि जो पूजा स्थान है, जो एक तरीके से यज्ञ की वेदियाँ हैं, उस टाइप में चीज़ जगह मिली है उन्हें। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो है धार्मिक अनुष्ठान जो है किया करते थे। पुरातत्वविदों को साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। इसलिए हम ये तो पूरी तरीके से निष्कर्ष पे पहुंचना कि धार्मिक गतिविधियों की वस्तुएं हैं, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इनका उपयोग हो सकता है वो लोग सामाजिक या आर्थिक जीवन में भी किया करते होंगे। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के संदर्भ में कनिंघम एक पुरातत्वविद रहे हैं, उनकी विचारधारा को स्पष्ट करना है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो पहले डायरेक्टर थे जनरल कनिंघम थे, और इन्होंने 19वीं शताब्दी में जो है हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का उत्खनन, मतलब खुदाई शुरू की थी, उसकी खोज की थी इन्होंने। और इस खोज के दौरान उन्हें कई चीज़ें मिली थी, मोहरें, अभिलेख, मृदभांड, आभूषण। और इसका अध्ययन करके जो है उन्होंने कुछ बातें कही। सबसे पहली बात ये कही थी कि हड़प्पा संस्कृति की जो सबसे पुरानी चीज़ है, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो मोहर है, जो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है, और जिसमें जो है
कुछ जानवरों के या फिर जो है वृषभ बैल के चित्र मिले हैं, या फिर जो है जो पौधों के चित्र मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा की जाती थी, खेती की जाती थी बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ कनिंघम ने कहा था कि खुदाई के दौरान जो उन्हें अभिलेख मिले हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हड़प्पा संस्कृति में जो अभिलेख मिले हैं, अगर हम उसको जो है एक तरीके से पढ़ भी पाते हैं, तो इसका जो हमें एक तरीके से जो नॉलेज मिलेगी, जो जानकारी मिलेगी, वो उतनी ही होगी जितनी एक चीनी तीर्थयात्री के जरिए जो है भारतीय इतिहास की मिल सकती है। इसका मतलब बहुत कम मात्रा में हमें इससे जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो अभिलेख हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि हड़प्पा संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में दयाराम साहनी की क्या विचारधारा है। ये भी एक पुरातत्ववेत्ता रहे हैं, जो 20वीं शताब्दी में जो है इन्होंने हड़प्पा स्थलों की खुदाई की थी। खुदाई में जो है इन्हें सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो है, आकर्षित करने वाली चीज़ जो है, इन्हें भी मोहर ही लगी थी, कनिंघम की तरह ही। तो इन्होंने सबसे पहली बात की क्या की गई थी कि मोहरों में जो अंकित चित्र है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमें उस अंकित चित्रों के जरिए जो है ये पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति में कृषि जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से पैमाने पे की जाती थी, उसके साक्ष्य जो है मिलते हैं। और इसके साथ साथ वो मोहर है, जो मोहर अलग अलग जगहों पर से मिली है, और ये मोहरें अलग अलग एक तरीके से पत्थरों से बनाई जाती थी। सेलखड़ी पत्थर उसमें सबसे प्रमुख है। तो अब मोहरें मिली है तो सीधी सी बात है, व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती होंगी वहाँ पे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा में जो है व्यापार जो है एक जो है मुख्य क्रिया थी। क्लियर। आज इतना ही फिनिश करते हैं। अगर आपको जो है समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।